हेल्थ के प्रोफेशनल हैं उनके लिए एक लैनेज पासपोर्ट है। इट्स मैटर ऑफ टाइम यू पास दिस एग्जाम। कि हम पंजाबी, उर्दू, पश्तो में बातें करते हैं तो हमें बड़ा मुश्किल होता है अपने इस मसल को फ्लुएंट करने के लिए। हफ्ता 10 दिन लगेंगे और ओईटी पास हो जाएगा, क्या ये ठीक है? अगर नहीं ठीक तो इसमें हकीकत क्या है? कि पहले थोड़ा टाइम फ्रेम लो एग्जाम समझने में, प्रैक्टिस करने में, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आपकी रूटीन होती है टफ। वो जब आए पहले दिन बोला सर मैंने पंजाबी के अलावा कोई जुबान नहीं बोली। हार्ड वर्क नहीं करना बल्कि स्मार्ट वर्क करना है। रोल मॉडल हमेशा उसका बनता है जो आपकी लाइफ के साथ मैच कर रहा होता है। चौथे रोज या पांचवें रोज स्टूडेंट को अपनी पूरी टेस्टिंग करने का मौका मिल रहा है। रीडिंग बुरा लग रहा होता है, रीडिंग पास हो जाता है, राइटिंग फेल हो जाता है। राइटिंग बुरा लग रहा होता है, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग पास होता है, स्पीकिंग फेल होता है। और काफ़ी लोग ऐसे हमने देखे हैं कि जो लोग इस एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से एग्जाम को फेल कर सकते हैं। इस लाइफ की घड़ी है ना, इसने अपनी मर्जी से टिक टिक करना है। ठीक है, मेहनत करना आपका फर्ज है। आप प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस डेडिकेटली करनी है। बड़ा महंगा एग्जाम है। लोग कहते मुश्किल हो गया, नहीं मुश्किल नहीं हुआ भाई, लोगों ने डिसिप्लिन छोड़ दिया है। लोग प्रैक्टिस से नहीं करे, लोग बातों में आते हैं। ये बताएं कि रेगुलर प्रैक्टिस या कंसिस्टेंसी कितनी मैटर करती है ओईटी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए? ओईटी के अलावा भी मेरे ख्याल से 3 चीज़ें। एक तो आपने रेगुलर प्रैक्टिस ही कहा, फिर कंसिस्टेंसी इसके साथ ही जुड़ी थी, और फिर डिसिप्लिन। ठीक है, कि स्टूडेंट जो है मेरे ख्याल से हाँ वो ज़्यादा कैपेबल होगा जो डिसिप्लिन होगा। ठीक है। इसमें मैं 2 बातें करूँगा। देखिए मैं प्रमोशन नहीं करता कि एकेडमी ज्वाइन करो, लेकिन अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन हैं तो बेशक आप सेल्फ प्रिपरेशन क्यों नहीं कर रहे घर पे। सेल्फ डिसिप्लिन मुंह से कहना और बात है, रियल लाइफ में सेल्फ डिसिप्लिन और होता है। मैं अगर पतला होना चाहता हूँ तो मैंने मिठाई पूरी ज़िंदगी नहीं खानी, मीठा नहीं खाना, लेकिन मैं खा लेता हूँ। मैं सेल्फ डिसिप्लिन नहीं हूँ। तो पॉइंट ये है कि इसी तरह कोई भी एग्जाम है आपका जिसमें आप अगर कॉन्सिस्टेंट रहते हो, यानी कि रेगुलर बेसिस पे आप प्रैक्टिस कर रहे हो और उसके अलावा आप डिसिप्लिन हो, ठीक है। अब हमारा अगर मैं आपको एकेडमी बताता हूँ, वहाँ पे एक छोटा सा मैं यहाँ पे इवेंट ऐड करूँगा। मेरे एक स्टूडेंट थे, बड़े सीनियर लेवल डॉक्टर थे। जब फर्स्ट दिन आए मॉक करने के लिए, हमने उनको गाइड किया हुआ था, तो वो 4:31 में पहुँचे। हमने उनको अलाउ नहीं किया। उन्होंने बहुत बुरा मनाया कि उनके हाउस जो ऑफिसर थे बैठे हुए थे, उनके बहुत जीनियर लोग बैठे थे, तो वो माइंड करके चले गए। बट सम हाउ उनके साथ ताल्लुक ऐसा था कि वो आ गए। ठीक है। मैं उनके बाद जब उन्होंने एग्जाम दिया तो उन्होंने मुझे कॉल की, रिजल्ट नहीं आया था। उसने कहा सर मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, लेकिन द डे आपने मुझे अलाउ नहीं किया, मुझे बहुत बुरी फीलिंग है और मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर जिन रेफरेंस से आया था उन्होंने कॉल, उसने कहा यार तू जा, तुम जो भी है तुम जाओ, जैसा भी सर कह रहे हैं तुम करो। तो उन्होंने कहा सर जो आपका यहाँ पे मॉक का सिस्टम था, हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट को डिसिप्लिन कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं सख्ती करें, मतलब लिस्टिंग के टाइम में लिस्टिंग कराएं, रीडिंग टाइम में किसी अलाउ ना करें, कोई कॉल ना ले, मतलब एक एग्जाम का एनवायरनमेंट दें। यही चीज़ अगर आप घर पे भी करते हैं, जो कि लोग नहीं करते। अब मेरी स्टूडेंट थी, उनका एग्जाम इस तरह नहीं पास हुआ, उनके हस्बैंड थोड़े से अग्रेसिव थे। मैंने उनसे क्वेश्चन पूछे, क्योंकि हमारे डाटाबेस के लिहाज से उनके स्कोर बहुत होशियार थे। फिर उन्होंने खुद कहा हाँ सर इनकी कॉल आती है, अम्मी से बात करना शुरू होती है, फिर ये करती हैं, फिर ये करती हैं। तो उस टाइम पर आप किस तरह अचीव करोगे? देखिए एग्जाम इज़ वेरी मीन, तो यू नीड टू बी सेल्फ डिसिप्लिन और आपको कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करनी है नॉट टू पास एग्जाम। ठीक हो गया। उसके अलावा मेडिकल वोकेबलरी और ग्रामर, ये कितनी इंपॉर्टेंट है और इसको इंप्रूव कैसे करें अगर कोई शख्स समझता है कि मेरी ग्रामर वीक है? मैं वोकेबलरी पे सबसे पहले बात करूँगा। देखें अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग ना रटा लगाना शुरू होते हैं। सही। एकेडमीज़ के पास हज़ारों दर्जनों किस्म के ना वोकेबलरी के वर्ड नेट से डाउनलोड करके अपने नाम से पब्लिश करके लोगों को देते हैं, ये लो बेटा रटा लगाओ। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ आइडिया ऑफ रटलाइजेशन के। इसलिए मैंने 7 सालों में कभी भी राइटिंग का स्ट्रक्चर नहीं बनाया। आज तक स्टूडेंट्स को डिस्करेज किया कि वो स्ट्रक्चर ना करें, क्योंकि स्ट्रक्चर शायद कुछ लेटर पे तो एप्लीकेबल हो, लेकिन बाज़-औक़ात वो डिजास्टर का काम भी कर सकता है। तो इस डिजास्टर से बचने के लिए हम रटलाइजेशन को अवॉइड करेंगे। अलबत्ता स्टॉक पाइलिंग इज इंपॉर्टेंट। आप मेडिसिनल लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट करो, आप ब्रिटिश मेडिकल जर्नल पढ़ो, आप ऑस्ट्रेलियन जर्नल पढ़ो, आप अल्बर्टा के जर्नल पढ़ो। नहीं तो जर्नल शायद आपको मुझसे ज़्यादा पता होंगे मेडिसिन जर्नल्स, आप उनको पढ़ो, तो आपकी वोकैबुलरी खास तौर पे पार्ट सी के लिए डेवलप होगी। इसी तरह ही आप अगर डॉक्टर हैं तो आप जीएमसी की पॉलिसीज़ पढ़ें। अच्छा, ये पॉलिसीज़ आपकी हेल्प आउट करेंगे पार्ट बी में, ठीक है। आप एनएचएस की गाइडलाइंस पढ़ने के, एनएचएस किस तरह आपको जॉब करने का कहता है, कि वो मेडिकल जो लैंग्वेज है ना वो आपकी रीडिंग पार्ट बी में आ रही है, उससे रिलेटेड उनकी ऑडियो सुने। लेट्स से आपको आराम से मिल जाएंगी, बीएमजे पे भी मिल जाएगी, एनएचएस की वेबसाइट मिल जाएंगी। फिर इसी तरह ही आपको अगर पार्ट ए में मसला है तो एनएचएस ए टू जेड हेल्थ है, जो शायद इस प्लेटफॉर्म से लोग सुन मिलें, तो वो लोग इस पे वर्कआउट करें, ना कि रटलाइजेशन पे जाएं। सही। सेकेंडली जो ग्रामर की बात है, ठीक है ग्रामर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक बात करूं, बट डोंट ट्राई दिस एट योर होम, कि राइटिंग के पर्सपेक्टिव से और स्पीकिंग के पर्सपेक्टिव से शायद अगर आप एक्यूरेट हैं, मिस्टेक नहीं कर रहे, तो शायद आप अगर पास सिंपल में सारी बात करें तो आपको पेपर पास हो जाए। अच्छा। लेकिन आई विल नॉट अप्रिशिएट कि आपसे पास सिंपल में रेंज इज इंपॉर्टेंट। देखिए राइटिंग लेटरिंग है वो पास की सारी वैरायटी देनी है आपने, पास की है ना, आपने पास सिंपल लिखना है, वैरायटी शुड बी देयर। तो मैंने जैसा पॉडकास्ट के स्टार्ट में बात की थी कि शायद इसकी जो हमारे पर जो ग्रामर का फियर है वो शायद इसमें कम है, क्योंकि मैं अगर नहीं करना, शायद कंपैरिजन करना चाहिए, लेकिन
एक नर्स भी इस लेटर को 360-70 से पास करता है डॉक्टर के साथ, तो शायद डॉक्टर का लेवल इंग्लिश लैंग्वेज में नर्सेज बहुत ऊपर होता है। तो ये क्या चीज़ का इंडिकेटर है कि शायद ग्रामर इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। तो मैं इसको हर किस डिस्करेज नहीं करता कि आप ग्रामर पे फोकस ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन पहले अपने क्लिनिकल एरियाज पे प्रैक्टिस करें, चाहे वो राइटिंग है या स्पीकिंग है। ठीक है, सही है। और इसके अलावा ये बताएं कि स्पीकिंग पर्सपेक्टिव से मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन वगैरह ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि आपको वेल बिफोर टाइम हमने बात की कि प्लान ये हो कि अगर आपको पता है कि आपको फ्लुएंसी नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं या नर्सेज हैं, देसी लड़के जो होते हैं, सही। अच्छा आपको ये पता है कि माइंड जो हमेशा वो टाटो स्कूल से निकल के आता है, सही है। ठीक है, तो वो बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं लेकिन इंग्लिश उनकी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू वो बच्चे जिनकी स्कूलिंग अच्छी होती है, वो भी ज़हीन होते हैं, मैं इसको नहीं कहता, लेकिन वो थोड़ा सा उनसे स्टेप अहेड होते हैं कि वो इंग्लिश में अच्छे होते हैं। तो आपको अगर अपना वीक एरिया पता है तो आप पहले से अपने दोस्तों से इंग्लिश में बात करना शुरू कर दो, ठीक है। क्योंकि देखें जो बाकी कंपोनेंट है ना इसके, जिस तरह मतलब एम्पैथी है, ओपन क्लोज एंड क्वेश्चन है, ब्ला 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 ब्ला, वो शायद आप जानते हैं, लेकिन आपको डर होता है, फियर, यार ये क्या कहेगा। तो एक तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेड प्रैक्टिस। ठीक है। हाँ, दूसरी चीज़ मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आपकी वैल्यूएशन हमेशा डॉक्टर करे, लेकिन आप प्रैक्टिस डॉक्टर से ना करें। ठीक है, आप ये ऐसे स्पीकिंग पर्सपेक्टिव से आप बात करें। स्पीकिंग की प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, क्यों डॉक्टर से ना करें, आपके साथ दोस्त बैठा हो जो डॉक्टर हो, वो आपको सुने, वो आपको गाइड फीडबैक दे, ठीक है। लेकिन जिसके साथ आप प्रैक्टिस करें वो आपको कोई बहन भाई दोस्त यार हो जो कि नॉन डॉक्टर रिसोर्स हो, सिर्फ एक्टिंग उसकी अच्छी हो और इंग्लिश अच्छी हो, क्योंकि वो नॉन मेडिकल टर्म यूज़ करे। ठीक है। अब अनइंटेंशनली जब डॉक्टर्स को प्रैक्टिस कराते हैं अपनी रोल प्ले क्लास में, तो वो दोनों मेडिकल टर्म बोल रहे होते हैं। अच्छा। लेट्स से वोमिटिंग एक मेडिकल टर्म है, लेट्स से बायोप्सी मेडिकल टर्म है, लाइक आप कह लें कि एंडोस्कोपिक मेडिकल टर्म है, तो उनको फील नहीं होता, और जो फीडबैक देने वाला डॉक्टर को फील नहीं होगा, लेकिन जो पेशेंट बैठा हुआ है उसको पता नहीं एंडोस्कोपी क्या चीज़ है। यानी कि वो लेमैन है, उसको यस, नहीं तो आइडिया। वो लेमैन में आपको बीइंग अ डॉक्टर जब काउंसलिंग करनी है, आपने लेमैन वर्ड यूज़ करने हैं। ठीक है। तो वैसे तो आप डॉक्टर से प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं इससे डिस्करेज नहीं करता, आप बिल्कुल भी करें, लेकिन मैं एक ये पहलू बता रहा हूँ कि आपके ज़हन में ये चीज़ होनी चाहिए। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और इनफैक्ट गाइडेड प्रैक्टिस हो जो आपको फीडबैक दे, आपकी स्पीकिंग के बाद आपको प्रॉपर फीडबैक मिले, जो कि हम लोग भी अपनी अकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आप हम स्पीकिंग कराते हैं विद इन 24 आवर्स। और प्लस पॉइंट, लाइक हमने कभी मार्केट नहीं किया, लेकिन थैंक यू कि आज इस प्लेटफॉर्म पे हम ये मार्केट भी कर देंगे कि हमारे पास ना एग्जामिनेशन टीम में जो राइटिंग असेस कर रहे हैं सारे डॉक्टर्स हैं, सारे 2 नॉन डॉक्टर रिसोर्स हैं जो ग्रामर परस्पेक्टिव को देखते हैं। इसके अलावा हमारी स्पीकिंग टीम में फॉर्चुनेटली सारे डॉक्टर्स हैं, तो आपकी स्पीकिंग जो एसेस होकर आ रही है विद इन 24 आवर्स जो डॉक्टर कर रहा है, उसमें मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है, लेकिन क्रेडिबिलिटी इसलिए हम आपको दे रहे हैं कि वो गलत नहीं है, कोई नॉन डॉक्टर रिसोर्स नहीं कर रहा, कोई हमें इंग्लिश टाइप बंदा नहीं कर रहा, सही, कि जिसका मेन एस्पेक्ट पकड़ा है वो आपका, ठीक हो, यानी कि आपकी एम्पैथी कैसी है, टोन कैसी है, वो मेरे ख्याल से एक डॉक्टर से ज़्यादा कोई नहीं समझता। सही, ठीक है। अभी मॉक टेस्ट की आप जिक्र कर रहे थे, तो आपका जो प्लेटफॉर्म है M&M इंस्टीट्यूट, उनका क्या स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो किस तरह उनका मॉक टेस्ट का पैटर्न होता है और वो किस तरह हेल्प आउट करता है स्टूडेंट्स को कि वो एक्सेल कर सकें प्रिपरेशन के वाले से? देखिए, M&M ने ना इवॉल्व किया अपने OET के स्ट्रक्चर में भी और IELTS के स्ट्रक्चर में भी। ठीक है। जब बिल्कुल हमने स्टार्ट किया था तो हमारे शायद 4-5 मॉक थे, ठीक है, स्टार्ट में, बिल्कुल स्टार्ट बात हूँ। फिर स्टूडेंट की फीडबैक पे हमें खुद रियलाइज हुआ नहीं यार इसका, क्योंकि देखिए मॉक का मतलब है कि आपके पास टीम बड़ी हो, ऐसे ही आपको राइटिंग ज़्यादा चेक करनी है, आपको स्पीकिंग, अब नॉर्मली क्लास में बात करूँ तो क्लास में एक राइटिंग वीक चल रहा होता है, सही, स्पीकिंग वीक में राइटिंग वो लोग नहीं कर रहे होते लाइट से, ऐसे ही, तो अब यस, तो अब मॉक का क्या है कि अब राइटिंग वो डेली स्टूडेंट कर रहे हैं, तो हमने इसको बढ़ा के फिर 10 किया, फिर 15 किया, फिर 17 कर दिया, तो जो फाइनल मॉक है वो 17 हो रहे हैं। फिर हमें महसूस हुआ, हमने कहा नहीं यार ये 17 तक उसको क्यों वेट कराएं, हमने हर फ्राइडे को मॉक कर दिया, तो हर चौथे रोज़ या 5वें रोज़ स्टूडेंट को अपनी पूरी टेस्टिंग करने का मौका मिल रहा है विद दैट फीडबैक जो उसको एग्जाम में मिलेगा। मतलब अब मैं आपको एक बात करता हूँ कि लेट्स से सेल्फ अप्रिशिएशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खुशी होती है अपनी टीम के ऊपर कि मेरी टीम जो कि राइटिंग का फीडबैक देती है, जो वो नंबर देती है या जो स्पीकिंग का नंबर कोड करती है, एग्जाम में मोरलेस कोई नंबर आता है, चाहे पास फेल जो भी हो, तो इससे मुझे बड़ी खुशी होती है कि अच्छा यार टीम अच्छी है, मतलब अच्छा काम कर रही है। लेकिन जब नर्सेज आए या फिर कुछ वीक स्टूडेंट आए तो हमें फिर इसको एक्सटेंड करना पड़ा। अब हमारा क्या है कि 3 वीक्स की बेसिक क्लासेस हैं, जिसमें हर फ्राइडे को मॉक एग्जाम है, उसके बाद आपके बैक टू बैक मिनी मॉक है। मिनी मॉक का कॉन्सेप्ट क्या है कि सी योरसेल्फ, हम 5 मॉक के बाद स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करते हैं कि आपको क्या मसला आ रहा है, डेट लेनी है कि नहीं लेनी, खासतौर पर नर्सेज के केस में डेट लेनी है कि नहीं लेनी, डेट उसका बहुत बुरा लेवल हो तो हम उसको वापस लाते हैं क्लासेस में, हम टाइम देते हैं कि यार, और अगर अच्छा लेवल है तो फिर वो मिनी मॉक पूरे करता है, फिर फाइनल मॉक देता है। तो ये आप देखें कि मेरा ख्याल से, मैं शायद गलत हूँ, लेकिन जो मेरी अपनी स्टडी है कि कोई भी एकेडमी इस टाइम पर 20+17 यानी कि 37 मॉक्स बन जाते हैं, कोई नहीं करा रहा होगा, जो आफ्टर 3 वीक्स के बाद डेली हो रही हैं, कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे ये नहीं करा रहा। अब 37 मॉक्स का मतलब है कि शायद उस पर 7-8 लोग इन्वॉल्व हैं जो आपके खास तौर पे राइटिंग और स्पीकिंग का फीडबैक दे रहे हैं।
सही। तो एक्सटेंसिव है हमारा कोर्स खुद भी, इस लिहाज से कि हमें समझ आ गई कि यार एग्जाम को पास करवाने के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ठीक हो गया। तो अप फ्रंट बेशक स्ट्रॉन्ग इतना हो ना हो, आपका एग्जामिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो। एक और चीज़ जो कि मैं इसमें ऐड करता चलो मॉक टेस्ट के वाले से, वो ये कि इनका जो स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम फ्रेम है वो बहुत फ्लेक्सिबल है। आप अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अपना टाइम फ्रेम सेट कर सकते हैं और उस मॉक टेस्ट में उस तरीके से अपेयर हो सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से वो लोग जो कि बिजी स्केड्यूल के साथ आते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, एक चीज़ ऐड करूँगा, Sure, बल्कि आपने बात की, मेरे जहन से बात आ गई। अक्सर ना स्टूडेंट स्पीकिंग के टाइम लेके कंसर्न होते हैं, खासतौर पर जो ऑनलाइन ज्वाइन करें हमारी अकेडमी के या प्लेटफॉर्म को। देखिए वी आर वेरी फ्लेक्सिबल विद यू, ठीक है, बट वी नीड कि आप हमें एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम दें। हम आपका डेली टाइम जो आप बोलेंगे उस टाइम में करेंगे स्पीकिंग, सही। लेकिन 24 घंटे का टाइम हमें दे दें, क्योंकि देखिए हमारे ठीक पास है। तकरीबन ना डेली की, मैंने बताया ना हमारा एक्सटेंसिव प्रोग्राम है, हमारी डेली की शायद 200-250 स्पीकिंग हो रही होती हैं, सही। जिसमें से मिनी मॉक वाले भी लोग हैं, फाइनल मॉक वाले हैं और क्लासेस वाले भी हैं। जिसका सही। स्पीकिंग वीक हो गया उसकी स्पीकिंग हम करा रहे हैं। अब 250 लोगों का को उस हमने जो कैब देनी होती है वो देनी होती है, सुबह 9 से लेके शाम 7 की कैब देनी होती है। सही। इसमें हमने 250 लोगों को अकोमोडेट करना होता है। अब इंटरलोकेटर्स ऑलमोस्ट बैक टू बैक स्पीकिंग कर रहे होते हैं। तो आप अगर 11th आवर पे हमें बताओगे, अक्सर स्टूडेंट गिला करते हैं, खफा होते हैं, हमें भी दुख होता है यार उनका एग्जाम है। हम आपके लिए फ्लेक्सिबल सर्विसेज रखते हैं, सामने बात की, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की जरूर बताना चाहूँगा, अगर आप कभी हमें ज्वाइन करते हैं तो जो आप स्पीकिंग का टाइम बताएंगे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होगा, ठीक है, लेकिन आप हमें एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम दें। हम आपका टाइम वीक वाइज भी डेली भी चेंज करेंगे, ठीक है, लेकिन आप हमें 24 आवर्स का मार्जिन दें। तो ठीक है। अपने इंस्टीट्यूट की कोई सक्सेस स्टोरी आप शेयर करना चाहें तो आप मेरे अलावा कोई और जो आपको याद। सर हमारे बेसिकली ना कुछ लोगों के साथ बड़ी सख्त एफिलिएशन रही, मैं उन सब दोस्तियाँ होंगी लोगों के साथ। ठीक है, मैं कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहले डॉक्टर वकास, ठीक है, कि मैं बहुत खुश हुआ उनके एग्ज़ाम पास होने पे, मतलब उनसे अब दोस्ती बहुत अच्छी है। फिर डॉक्टर शोएब तारड़, सही, वो भी इसी तरह ही थे। फिर डॉक्टर सारा थी यूके से, उनका भी एक स्टोरी ठीक थी, है। लेकिन मैं डीप में नहीं जाता। तो मतलब ये जो नए नाम मुझे याद रह गए हैं। फिर डॉक्टर उस्मान थे, डॉक्टर ताहिर हैं, डॉक्टर नवीद हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका नाम देने में एफर्ट बहुत ज़्यादा की हम लोगों ने। मुझे एग्जैक्ट नंबर याद है, लेकिन 4-5-6 हज़ार लोग स्टूडेंट डॉक्टर जो हैं वो करके जा चुके हैं। ठीक है, तो माशाल्लाह। जो स्टोरीज मुझे याद हैं वो लोग हैं जो कि डॉक्टर वकास थे, उनके साथ बहुत एफर्ट की, अब उनसे बहुत अच्छी दोस्ती है मेरी। डॉक्टर शोएब तारड़ थे, उन्होंने बड़े शॉर्ट टाइम फ्रेम में किया, लेकिन वो जब आए पहले दिन बोला सर मैंने पंजाबी के अलावा कोई ज़ुबान नहीं बोली, तो बहुत एफर्ट की, अब उनसे भी बहुत अच्छा टर्म है। एंड इसी तरह ही काफ़ी लोग हैं, मतलब जैसे आप RMU से हैं, तो RMU तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा मैडम से करके जा चुके हैं। शिफा पूरा इमरजेंसी मेडिसन, ठीक है, डॉक्टर उमर थे, डॉक्टर फरियाल थी, जो मुझे नाम याद है। इस तरह के मतलब काफ़ी लोग हैं जिनके साथ काफ़ी एफिलिएशन मेरी दोस्ती यारी भी होगी। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेस स्टोरी तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं इसको कोर्ट को क्लोज करूँगा इस बात पे कि तारीफ सारी अल्लाह की है। बेशक बेशक इंसान की मेहनत है और फिर तारीफ अल्लाह की है। बेशक। मेरे ख्याल से प्रिपरेशन के वाले से काफ़ी कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो अभी बात करते हैं एग्ज़ाम की, कि प्रिपरेशन हो जाती है। अब नो डाउट चाहे जो मर्ज़ी एग्ज़ाम हो उसका कोई ना कोई स्ट्रेस फेयर ज़रूर होता है। ये ऐसा एग्ज़ाम है कि इसमें हमने अच्छी खासी एक अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हैं और अभी टेस्ट एग्ज़ाम डेट पे हम वहाँ पहुँच चुके हैं। लेकिन ये है कि अच्छा खासा स्ट्रेस एंग्जाइटी होता है और काफ़ी लोग ऐसे हमने देखे हैं कि जो लोग इस एंग्जाइटी और स्ट्रेस की वजह से एग्ज़ाम को फेल कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्या टिप्स देंगे कि इस एंग्जाइटी और स्ट्रेस को हमने कैसे कोप करना है? देखिए इसमें मैं आपकी बात टोटली एग्री करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट जिनको कैलिबर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो एंग्जाइटी की वजह से एग्जाम फेल कर देते हैं। पहली चीज़ तो ये देखें, जिस तरह मैंने आपसे प्रिपरेशन टाइम में बात की थी, कंसिस्टेंसी, सेल्फ डिसिप्लिन। सही, हम लोग मॉक्स में कर ही क्या रहे हैं, एनवायरनमेंट दे रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं उसको, ठीक है, और उसका फियर दूर करें एग्जाम का। कि मतलब मेरे स्टूडेंट्स का फीडबैक है कि जब हम हॉल में बैठे हुए हैं तो हमें लगा कि शायद हम मैडम में बैठे हुए हैं और हमें वो बहुत आसान लगे एनवायरनमेंट। सही, तो पहली चीज़ तो मैं, इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं कहूँगा जो शायद बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्फ काउंसलिंग, ठीक है, कि बिलीफ। इसमें जो चीज़ थोड़ी सी, आप इसको रिलीजियस कह लें या फिर आप जो भी कह लें, कि आपका टाइम पे बिलीव होना चाहिए कि इट विल बी वन इज टाइम। आप इस बायोलॉजिकल क्लॉक को ना, ठीक है, आप जिस मर्जी मजहब से हैं, आप इस बायोलॉजिकल क्लॉक को जिस टाइम फ्रेम पे आपने जाना है, आप इसको चेंज नहीं सकते। आपने एज, अपनी उम्र साथ बढ़ाना है। आप जितना मर्जी गोश्त खा ले, आप 16 साल लगे 16 साल का ही रहेगा। इसी तरह जो आपका लाइफ का जो 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 घड़ी है, इस लाइफ की घड़ी ने इसने अपनी मर्जी से टिक टिक करना है। ठीक है, मेहनत करना आपका फ़र्ज़ है, मेहनत से हम बिल्कुल आपको डिस्करेज नहीं कर रहे, लेकिन मेहनत करने के बावजूद अगर नहीं हो रहा तो पेशेंस रखें। सही, तो इम्पॉर्टेंटली लोग जो होते हैं ना, वो एक तो कंपैरिजन की वजह से, ओवर एस्टिमेशन की वजह से और रेस की वजह से पैनिक कर जाते हैं। फियर ऑफ फेलियर होता है कि यार ना हुआ तो क्या होगा, क्यों नहीं होगा। तो इसलिए एग्ज़ाम डे पर आप ये चीज़ रखें कि जहन में कि यार इट्स अ सिंपल एग्ज़ाम, सही, अगर ना भी हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं है। अब ये मुश्किल है, फाइनेंशियल जो है देखें, दैट आल्सो बिलोंग टू ऑलमाइटी, ठीक है, टाइम बिलोंग्स टू ऑलमाइटी। तो अगर आप ये चीज़ समझ जाएं, अपने आप को समझा लें कि देखें आपकी चीज़ तब होनी है जब होनी है,
ऐसा ही है। इतनी एग्जाम्पल मौजूद है हमारे पास। मेरे अपने स्टूडेंट हैं जिनका OET फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, यूं प्लैब की डेट मिली, प्लैब क्लियर हुआ, यूं प्लैब 2 हुई, फैमिली में इशूज़ आ गए, प्लैब 2 करके वापस आ गए हैं। अच्छा। मेरा एक मतलब जानने वाले थे, इनका USMLE के सारे स्टेप्स क्लियर हुए, उनको USA छोड़ के पाकिस्तान आना पड़ा, उन्होंने FCPS स्टार्ट किया। सही। तो डायरेक्शन देखे ना उसकी क्या थी और नेचर कहाँ ले आई, एंड इज़ वेरी हैप्पी नाउ इन पाकिस्तान, जो भी सर्कमस्टांस उसके। सही। तो इसलिए आपको किसी जगह पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना। सही। रिजल्ट ओरिएंटेड होना बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन सर पे सवार ना किया करें। ठीक हो गया। और एग्ज़ाम डे पे टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है? टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सही। एक तो सबसे पहले तो बिफोर टाइम, जो रजिस्ट्रेशन का टाइम है, सॉरी, आपको उस टाइम पहुंचना है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपको, जैसे हमने मॉक्स की बात की, मॉक्स में क्या सिमुलेशंस हैं, आपको घड़ी के साथ अपना रूटीन सेट करनी है, लेकिन घड़ी को बार बार देखना नहीं, वो टिक टिक दिमाग पे आके टिक टिक करती है, ऐसे ही। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि डायरेक्शंस जो आपको एग्जाम में दी जा रही हैं वो गौर से सुने, उन डायरेक्शन को फॉलो करें। और फिर अगेन वापस जाती है बात प्रैक्टिस पे कि आप प्रैक्टिस अंडर डिसिप्लिन करें। अगर आप अंडर डिसिप्लिन देखें, आप 17 दिन जैसे हम लोग मॉक कराते हैं, या 37 दिन वर्किंग डेज मॉक करा रहे हैं, आप 37 डेज डेली बेसिस पे लिस्टिंग कर रहे हैं, उस टाइम फ्रेम के अंदर डेली बेसिस पे रीडिंग कर रहे हैं 15 मिनट 45 मिनट्स, ठीक है, ठीक है। डेली बेसिस राइटिंग कर रहे हैं, डेली बेसिस स्पीकिंग कर रहे हैं। अब 37 डेज या 17 डेज आपने एग्जाम प्रैक्टिस की, जो आपने एक दिन कर रहा है, ऐसे ही। तो आपको एग्जाम स्ट्रेस असूलन होना नहीं चाहिए। ठीक है। अगर आप इस तरह, जिस तरह कोई प्लेटफॉर्म ज्वाइन करके करते हैं, या खुद आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एक तो ये फैक्टर आपको रिलैक्स करेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि आपको यही बात है कि बिलीफ इन टाइम, जब आप टाइम में बिलीव करेंगे, हर चीज़ तब होना है उसका टाइम है। सही। और इसके अलावा एक और चीज़ ये कि जो मैंने भी फेस की कि अक्सर औकात ऐसा होता है कि क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट होता है, बंदा उस वक्त बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होता है इस हवाले से, अगर कुछ MCQs आपके कंसेक्टिवली मिस हो जाते हैं और उस वक्त तो बंदे का कॉन्फिडेंस लूज़ होने लग जाता है, तो उस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए ड्यूरिंग एग्जाम? ये इससे आपको एग्जांपल से कोट करता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट काफ़ी रहे हैं जिनको पूरा लिसनिंग पार्ट अपना बुरा लगा है। अच्छा। आप तो एक क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना, मैं तो ये आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर विद इन अ कंपोनेंट, यानी कि लिसनिंग का पार्ट है, आपके 3 क्वेश्चन मिस हुए तो छोड़ दो उसको, आगे जाओ, आपके पास 42 क्वेश्चन है। ठीक है। लेकिन पूरा कंपोनेंट आपका, खुदा ना खास्ता आपको लगा, पूरा आपने किया, आपको लगा ये पूरा फेल है, उसको भूल जाओ फॉर अ टाइमिंग। ठीक है। आप रीडिंग, क्योंकि देखें, अगर आप मुझ पर ट्रस्ट कर लें, ठीक है, कि मैं 6-7 साल का एक्सपीरियंस अगर रखता हूँ, थोड़ा सा लिमिटेड एक्सपीरियंस है, ये मैं स्टूडेंट के एक्सपीरियंस बेस आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने ये चीज़ नोट की है कि यार स्टूडेंट जो बोलते थे, सर हमारा तो लिसनिंग गया, हमने तो बिल्कुल बड़ा घर कर दिया, लिसनिंग तो हमारा ऐसे फेल हो जाएगा, मेरे तो पार्ट सी में 3 क्वेश्चन रह गए थे, मेरे तो 4 क्वेश्चन रह गए थे, मेरा तो पार्ट ए में समझ नहीं आई, इतनी स्पीच ऐसी। तो जब वो एग्जाम आता है, रीडिंग उनकी फेल होती है, लिसनिंग पास होती है, तो वो स्ट्रेस पीछे से ले आते हैं। तो एक चीज़ तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपका एक क्वेश्चन मिस हुआ है या आपका एक कंपोनेंट बुरा लगा आपको हुआ है, तो आप उसको फॉर द टाइमिंग भूल जाओ। ठीक है। आप अपने हर कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली लो, क्योंकि ये चीज़ बहुत बार देखी जाती है कि जो कंपोनेंट आपको बुरा लग रहा होता है, रीडिंग बुरा लग रहा होता है, रीडिंग पास हो जाता है, राइटिंग फेल हो जाता है, राइटिंग बुरा लग रहा होता है, लिसनिंग रीडिंग राइटिंग पास होता है, स्पीकिंग फेल होता है। सही। तो उसका स्ट्रेस को आगे मत लेके जाओ, हर कंपोनेंट को इंडिपेंडेंटली आपने प्रैक्टिस करना है। और इनफैक्ट अगर जैसा आपका क्वेश्चन था कि लिसनिंग एकदम वो बोलते हैं आपसे मिस हो गई है, फॉरगेट अबाउट दैट, ये थोड़ा सा अपने आप को ट्रेन करें इस चीज़ पे। ठीक है। और ये मेरे ख्याल से वही प्रैक्टिस होगी तो फिर आप इस चीज़ से टैकल कर सकोगे। कोई भी एग्जाम, अक्सर लोग मिथ्स कहते हैं ना, हमने 4 दिन में कर लिया, देखें देयर इज नो एग्जाम दैट यू कैन मेक इट विदाउट प्रैक्टिस। ऐसे ही। तो आप प्रैक्टिस वेरी इंपॉर्टेंट, आपको प्रैक्टिस डेडिकेटली करनी है, बड़ा महंगा एग्जाम है। पासिंग स्कोर्स के मुतालिक थोड़ा सा बता देंगे, नर्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से और डॉक्टर्स के वाले से कितना है? देखें, जहाँ तक यूके की बात है, वो आपको सबको पता ही है कि 350 हमें स्ट्रेट चाहिए। ठीक है। अगर आप हाउस जॉब के बाद जा रहे हो, अगर आप हाउस जॉब से पहले जा रहे हो तो आपको 400 स्ट्रेट चाहिए डॉक्टर्स को, फाउंडेशन ईयर, यानी कि आपने हाउस जॉब वहाँ पे करनी है। ठीक है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है लेना एग्जाम, थोड़ा सा हाउस जॉब वहाँ पे प्लेसमेंट मुश्किल होती है, लेकिन ये 2 पाथवेज हैं डॉक्टर्स के लिए कि या 400 स्ट्रेट या 350 स्ट्रेट हाउस जॉब के बाद, या उससे आगे कहीं भी लेवल आपका है तो आपको 350 स्ट्रेट जाना है। नर्सिस के केस में उनको 300 जो कि C+ है राइटिंग में, और बाकी सब में 350 चाहिए। तो नर्सिस के कैलिबर भी एग्जाम के प्रैक्टिस डॉक्टर के बराबर ही है, सारी राइटिंग छोड़ के। अगर हम USMLE की बात करते हैं तो USMLE में नर्सिस की थोड़ी इससे भी नीचे है, उनके मतलब काफ़ी 2 कंपोनेंट C++ पे भी काम चल जाता है। अलबत्ता मेडिसिन के केस में उन्होंने रिसेंटली तकरीबन 4-6 महीने पहले राइटिंग को थोड़ा सा नीचे किया है। तो अगर आप USMLE के पाथ पे चल रहे हैं तो आपको C+ राइटिंग में चाहिए, बाकी सब में 350 चाहिए। ठीक हो गया। और आयरलैंड के लिए भी 350 है सीधा आपका, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी डॉक्टर्स के लिए। ठीक है। और इसके अलावा पासिंग रेशो क्या है OET एग्ज़ाम की? देखिए, अगर आप OET को कंपेयर करते हैं बाकी एग्ज़ाम के साथ, तो मैंने जैसे पहले यूज़ किया था लैंग्वेज पासपोर्ट, ठीक है, इसकी पासिंग प्रोबेबिलिटी बीइंग एन एकेडमी अगर बात करूं, बीइंग एन इंडिविजुअल बात करूं, बीइंग ए फ्रेंड बात करूं,
अभी भी किसी एग्जाम के मुकाबले में एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा है। ठीक है। वो कंपैरिजन किससे हो रहा है? आइल्स का। जब आप ओईटी का कंपैरिजन कर रहे हैं अपने दोस्तों ओईटी के साथ, यार वो पास फिर कर गया था, मुश्किल है। ठीक है, वो उसकी बात मैं नहीं कर रहा। सही। देखिए, अगर हमने एग्जाम को कंपेयर करना है तो हम आपस में कंपेयर करेंगे ना। हम्म। लोग कहते हैं मुश्किल हो गया, नहीं मुश्किल नहीं हुआ भाई, लोगों ने डिसिप्लिन छोड़ दिया है, लोग है। प्रैक्टिस से नहीं करे, लोग ठीक बातों है। में आते हैं। फिर इसमें अक्सर लोग होता है कि वो किसी एक दोस्त ने ओईटी पास किया, उससे पढ़ने ज़्यादा चले जाते हैं, उसको बताने, तो वो बोसी एटीट्यूड में आता है, वो डिस्करेज कर रहा होता है। हाँ, आप किसी दोस्त से हेल्प लें, मैं कभी मना नहीं करता। आपके दोस्त ने पास किया ओईटी, आप उससे फ्री में आपको पढ़ा रहे थे, उससे अच्छी क्या बात है, आपको एकेडमी के पैसे बच ऐसा जाएंगे। ही है। लेकिन आप ये चीज़ सोच लें कि वो दोस्त का एटीट्यूड कैसा है। वो आपको एमबीबीएस में पढ़ाता था, तो क्या वो टीचर है भी कि नहीं है? क्योंकि देखिए, टीचिंग इज अ स्किल। ऐसा ही। अगर तो उसकी टीचिंग स्किल है तो इससे कोई अच्छी बात नहीं है कि आप उससे अपनी सर्विसेज लें। अच्छा, वापस मैं आपके साथ आता हूँ कि आपने जो बात की थी, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन भूल गया। कि पासिंग रेट Yes, कितना है? आपने जो बात की थी कि पासिंग रेशो पे, तो ओईटी का कंपेयर करें अगर आइल्स के साथ या किसी टोफेल के साथ, तो पासिंग रेशो अभी भी बहुत ज़्यादा है। मिसाल के तौर पर कोविड से पहले अगर हम अपनी एकेडमी की बात करें तो हमारे शायद 10 में से 9 कैंडिडेट या 8 कैंडिडेट 7 वाला रिजल्ट हम बुरा समझते थे अच्छा। कि ये 7 लोग पास हुए, अच्छा कोविड result से नहीं है। पहले के कोविड stats से है। पहले के स्टार्ट बता रहा हूँ। अब जो स्टैट है वो शायद 10 में से 6 तक या 5 तक लोग पास होते हैं, विच इज़ वेरी गुड स्टैट, विच इज़ वेरी गुड स्टैट अगर मैं कंपेयर करूँ आइल्स के बाकी साथ। exam। आइल्स अगर 10 डॉक्टर देंगे तो 10 में से शायद एक पास करेगा, अच्छा। जो कि आइल्स में अच्छा स्टैट है। सही। लोग झूठ बोलते हैं अकेडमी में हमारा 100% रिजल्ट है, झूठ है ये। मैं आपको ठीक बिल्कुल है। स्ट्रेट बात कर रहा हूँ कि ये स्टैट है। हाँ, कई बार ऐसे भी होंगे 10 में से 10 लोग ही पास करेंगे आइल्स से, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून है। मैं एक कॉन्सिस्टेंट अगर 24 एग्जाम है ना, 24 एग्जाम में अगर रेशियो बताऊँ तो 60-70% रेशियो आती है हमारी भी अभी, ठीक है। क्योंकि कभी हमारे 100% भी नहीं है। जैसे आप लोगों का बैच था ऑलमोस्ट 100% था उसमें, हाँ बल्कि 100% मेडिसिन में 100% था, उसमें मेडिसिन एक कैंडिडेट उनका, उससे 2 बैच पीछे भी हमारा 100% था। तो बीच में मे बी 7-8 टाइम हमारा 100% रिजल्ट रहता है, ड्रॉप भी करता है, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा। तो मेडिसिन की पासिंग रेशो 100% है, नर्सिंग की थोड़ी कम है, लेकिन नर्सिस की वो फिर बैकग्राउंड जुड़ता है। अब नर्सिस को बाज़ औक़ात क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था और वो रश करते हैं एग्जाम बुक कराते हैं, पहले अपना नॉलेज तो डेवलप करो यार, ठीक है। पहले अपनी बेस तो बनाओ। तो कंपैरेटिवली इवन क्या नर्सिस हैं चाहे आपकी डॉक्टर्स हैं, ओईटी का पासिंग रेशियो अभी भी बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली। सही है। ठीक है, अभी कोई फाइनल मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहें? यार फाइनल मैसेज तो ये कि आपने जब भी कोई चीज़ प्लान करनी है, अगर मैं ओईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, ठीक है। तो अपने टाइम फ्रेम कर लो टाइम को अपना। फिर सही। आपकी राइट गाइडलाइंस, मिथोलॉजी, जो मिथ्स हैं उसको अवॉइड करो, राइट डायरेक्शंस, जो रॉन्ग नंबर्स हैं उनको अवॉइड करो, जो आपको डिमोटिवेट करें या जो आपको फेक रास्तों की तरफ लगाएं। सही। तो मेहनत करो, अपने टाइम का वेट करो, आपका टाइम आएगा। और प्रैक्टिस 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 विद सेल्फ डिसिप्लिन, आई बिलीव। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू और सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। Anytime, और बाकी ये कि इंशाल्लाह मेडिकोज नेक्सस के प्लेटफॉर्म से हम इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ीद ऑथेंटिक गाइडलाइंस के साथ कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। सो सपोर्ट मेडिकोज नेक्सस, डू फॉलो एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर।